नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल सिंह सौर एकेडमी परिवार के मंच से आज आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसा हम लोग ने वादा किया था कि हम लोग 3 सीरीज़ लेके चलेंगे, कंसेप्ट टॉक, मैप सेक्शन और फैक्ट सीरीज़। तो हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं मैप सेक्शन। मैप सेक्शन शुरू करने का उद्देश्य ये है कि क्योंकि मैप से क्वेश्चन ढेर सारे आते हैं प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स नज़दीक है, इसलिए हम लोग प्रीलिम्स पर फोकस करेंगे। हमारी अन्य सीरीज चलती रहेगी, कंसेप्ट आता रहेगा वीडियो आपके, और मैप सेक्शन हम लोग सबसे पहले इंडिया करेंगे, उसके बाद वर्ल्ड करेंगे, और ये विभिन्न अंतराल पे ये चलता रहेगा। पहले हम लोग क्रमबद्ध रूप से इंडिया सेक्शन को देखेंगे, जिसकी शुरुआत हम आज कर रहे हैं। और मैप सेक्शन को शुरुआत करने का कारण क्यों? मैप सेक्शन से ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, और अगर प्रीलिम्स में आपका कंसेप्ट मैप सेक्शन में आपकी पकड़ मजबूत नहीं है तो आप कहीं ना कहीं प्रीलिम्स की बाधा को पार नहीं कर पाएंगे। तो प्रीलिम्स की बाधा को पार करने के लिए आपके पास होना चाहिए एक अच्छा गाइडेंस, और एक अच्छा गाइडेंस आपको एक बेहतर समझ उपलब्ध कराता है मैप सेक्शन की। कैसे भूगोल को क्रमबद्ध रूप से आपको पढ़ना होगा, समझना होगा, तब जाके आप वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में समस्याओं का समाधान कर देंगे। क्योंकि आप वहाँ पर आपके सिर्फ स्मृति का परीक्षण नहीं होता, वहाँ पे आपके मैथ सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन में आपके विश्लेषणात्मक क्षमता का भी परीक्षण होता है। तो उन समस्त समस्याओं के समाधान के लिए हम लोग पहली जो मैप सेक्शन की सीरीज़ है उसे चालू कर रहे हैं। उसमें अभी हम लोग, क्योंकि इंडिया से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इंडिया सेक्शन को लेके मैं चल रहा हूँ। इसकी आज पहली क्लास होगी। उस पहली क्लास का जो टॉपिक है भारत का परिचय। हालांकि भारत के परिचय को उतना महत्व नहीं दिया जाता है संघ लोक सेवा आयोग, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा, अन्य उत्तर प्रदेशों के लोक सेवा आयोग में इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, और एक सामान्य समझ के लिए भी ये ज़रूरी है। इसलिए इस सेक्शन को अच्छे से देखें, और आपके पास में एटलस होना चाहिए, और उसके अलावा आउटलाइन मैप होनी चाहिए। जो जो बातें हम आपको अगर होमवर्क के रूप में या देंगे कार्य, तो उसे आप उसे इंडिकेट करिए और बार बार रिवाइज करिए। तो सबसे पहले आज का सेक्शन है भारत क्या। भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत का सामान्य परिचय, अर्थात भारत का परिचय क्या है। भारत का परिचय हम लोग ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखते हैं, सामाजिक राजनीतिक दृष्टिकोण से देखते हैं, अब भौगोलिक दृष्टिकोण से देखेंगे। तो भारत का सामान्य परिचय में हम लोग देखेंगे कि उसका अक्षांशीय विस्तार क्या है, उसकी भौगोलिक सीमाएं किन किन क्षेत्रों से लगती हैं, उसकी वर्तमान राजनीतिक सीमाएं क्या क्या हैं, इन संदर्भों को देखेंगे। उसके अंतर्गत जो फैक्चुअल कुछ बातें होंगी उनको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो भारत का सामान्य परिचय। भारत को आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो भारत का जो आकार है वो प्रायद्वीपीय आकार का है। प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? प्रायद्वीप का अभिप्राय यही होता है कि जो 3 तरफ से जल से घिरा हो, एक तरफ से स्थल से। तो जैसे ही आप लोग जानते हैं, एक तरफ हिमालय का बृहद हिमालय, महान हिमालय है उत्तर में, इसके अन्य 3 तरफ पूरब, पश्चिम और दक्षिण में हिंद महासागर इसके पांव पखार रहा है। तीन संरचना के दृष्टिकोण से इसे इस मैप सेक्शन में देख सकते हैं। सामान्य परिचय से पहले मैप को, भारत को देखते हैं। भारत ये है हमारा प्यारा भारत। अगर इसको प्राकृतिक दशाओं के दृष्टिकोण से देखते हैं तो ये हिमालय विस्तार है पूरा। कहाँ से? ये पूरा हिमालय क्षेत्र है। वर्तमान लद्दाख से लेकर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश तक एक पट्टी के रूप में ये हिमालय है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर भारत का हिमालयी मैदानी क्षेत्र है, विशाल मैदानी क्षेत्र, जिसमें से गंगा का मैदान है, पंजाब हरियाणा का मैदान है, राजस्थान का मैदान यहाँ से, और ये ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसके बाद प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत। उसके बाद यहाँ पर
पश्चिमी घाट पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी घाट पूर्वी तटीय मैदान, और ये द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर अरब सागर में लक्षद्वीप है। तो भौगोलिक विभाजन होता है और यहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र है, अर्थात अरवली पर्वत के पश्चिम में जो है उसे थार का रेगिस्तान बोलते हैं। अगर इसका वर्गीकरण देखें, भारत का भौगोलिक वर्गीकरण देखें तो कुछ इस प्रकार से है। भू आकृति संरचना के आधार पर भारत का वर्गीकरण, तो जैसा हम पहले भी देख चुके हैं, ये भारत का हिमालय क्षेत्र, उसके बाद ये भारत का विशाल मैदान, थोड़ी सी संरचना यहाँ पे भी विशाल मैदान की है जिसे हम लोग ब्रह्मपुत्र मैदानी क्षेत्र बोलते हैं। ये प्रायद्वीपीय भारत की संरचना है, और ये भारतीय थार का मरुस्थल या भारतीय मरुस्थल, और ये पश्चिमी घाट की संरचना, और ये पूर्वी घाट इसके तट पे किनारे पे हैं, पूर्वी मैदान पश्चिमी मैदान और द्वीप समूह। ये हो गया भारत का भूआकृतिक विभाजन। इसे याद रखना है। क्यों याद रखना है, याद रखने की जरूरत क्यों है? मेंस के, अगर प्रीवियस ईयर मेंस के क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो देखेंगे कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों का भूआकृतिक वर्गीकरण पूछता है, उसके अतिरिक्त ये पूछता है कि किसी एक विशेष क्षेत्र के बारे में वर्णन करने का। तो जैसे जैसे हम विभिन्न क्षेत्रों का क्रमबद्ध रूप में पढ़ेंगे, जैसे हिमालय क्षेत्र पढ़ेंगे, उसके बाद प्रायद्वीपीय क्षेत्र पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग मरुस्थलीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, क्रमबद्ध रूप में द्वीपीय क्षेत्र पढ़ेंगे। अच्छा, हम लोग द्वीपीय क्षेत्र बहुत छोटा है तो द्वीपीय क्षेत्र को भारत के परिचय में ही हम लोग आज पढ़ लेंगे, क्योंकि भारत का द्वीपीय क्षेत्र की बहुत विशेषताएं बहुत विस्तृत रूप में है नहीं, इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक अलग क्लास लेने की जरूरत नहीं है। इन अलग क्लास न लेने के कारण आज का जो हमारा सेशन है परिचय में, उसमें हम लोग अंत में हम लोग प्रायद्वीपीय भारत के द्वीपीय क्षेत्रों का भी वर्णन करेंगे। तो भारत के भौगोलिक भारत का परिचय हम देखते हैं। भारत है क्या? भारत को प्राचीन काल में आर्यावर्त, जम्मू द्वीप आदि नामों से जाना जाता रहा है। अब भारतीय प्रायद्वीप में जो वर्तमान भारत है उसकी भौगोलिक अवस्थिति क्या है? जैसा कि आप लोगों को पहले जो कंसेप्ट की अगर क्लास हमारी पहली क्लास नहीं देखे हैं अक्षांश देशांतर वाली, तो वहाँ जाके देख लीजिए अगर आपको किसी प्रकार के। तो 0 डिग्री ये विषुवत रेखा है, और उसके बाद ऊपर जाने पे नॉर्थ अर्थात उत्तरी गोलार्ध आएगी, ये 90 डिग्री 9 नॉर्थ जिसे उत्तरी गोलार्ध, और ये 90 डिग्री साउथ अर्थात दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत की अवस्थिति कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध में। भारत कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध में। क्यों उत्तरी गोलार्ध में? क्योंकि विषुवत रेखा से उत्तर में अवस्थित है, अर्थात ऊपर की दिशा की ओर। हमेशा ऊपर की ओर नॉर्थ होता है, और नीचे की ओर साउथ, और इधर ईस्ट, और इस तरफ वेस्ट। ये मैप अगर आप लोग पहले एटलस खोल के वीडियो को पॉज करिए, एटलस खोल लीजिए, तब बैठिए और देखते जाइए वहाँ पे। तो भारत का अवस्थिति कहाँ पे है? भारत की अवस्थिति है उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में भी देशांतरी अवस्थिति कहाँ पे है? तो देशांतरी अवस्थिति को अगर भी अवस्थिति में जोड़ ले तो उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी गोलार्धी क्षेत्र में, अर्थात हमारा जो देशांतरी जो अवस्थिति होगी वो जो प्राइम मेरिडियन लाइन है उसके उत्तर में, उसके पूरब में है, इसलिए यह उत्तर पूर्वी गोलार्ध भी हम इसे बोलते हैं। अगर कहीं क्वेश्चन उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित आ गया तो वो भी सही है, अगर इसे और डिटेल में लिख के आ गया उत्तर पूर्वी गोलार्ध तो वो भी सही है। तो भारत का अक्षांशी विस्तार देखते हैं। अक्षांशी विस्तार क्या होता है ये आप लोग जानते हैं पहली क्लास में, अर्थात विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई दूरी को, कोणीय दूरी को अक्षांशी रेखा कहते हैं। पृथ्वी को केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश रेखा बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं, और समान बिंदुओं को मिलाने से अक्षांश रेखा बनता है। एग्जाम की तैयारी आप लोग की अच्छे से चल रही होगी और आप लोग तैयारी कर रहे होंगे तो यही उद्देश्य बना के चल रहे होंगे कि अच्छे से प्रीलिम्स की बाधा पूरी की जाए
और मेंस लिखना जाए। और मेंस लिखने के दौरान तो ऐसा तो है नहीं आप लोग 3 महीने में पूरा मेंस तैयार कर लेंगे, तो ये सब प्रीलिम्स की बाधा भी दूर करते जाइए। साथ में जो कॉमन सेशन हैं, जैसे ये भारत का भूगोल जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इससे आने वाले मेंस के क्वेश्चन को भी टैकल कर सकें। तो आपके पढ़ाई की अप्रोच कैसी होनी चाहिए? इंटीग्रेटेड। आप कहीं भी बैठे हों, अगर इंटरनेट आपके पास है, दूर दराज भी हैं गांव देश में, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग को ऐसे कंटेंट को चूज़ करना है जो विश्वसनीय हो और जिसके द्वारा एग्ज़ाम को क्रैक किया जा सके। तो एटलस लीजिए और हम लोग देखते हैं अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, अर्थात नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। अगर हम भारत के मैप को बनाएं तो कैसा भारत है देखिए, मैं प्रयास करता हूं, वैसे मेरा आर्ट थोड़ा कमज़ोर है। तो आप लोग की पढ़ाई चल रही होगी। ओह नो। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कहाँ से है? ये छोटे छोटे आइलैंड हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के, तो यहाँ से यहाँ। और जब अक्षांशीय विस्तार की बात कर रहे हैं तो मुख्य प्रायद्वीपीय भारत की बात हो रही है, न कि द्वीपीय क्षेत्रों की। ये ध्यान रखना है, बहुत से टीचर नहीं बताते हैं आप लोग को। जो अक्षांशीय विस्तार बता रहे हैं उसमें द्वीपीय क्षेत्र शामिल है कि नहीं है। तो अगर हम यहाँ से और यहाँ तक की दूरी बता रहे हैं तो यहाँ की दूरी कितनी है? देखिए इधर विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के ऊपर जाने पे क्या होता है, अक्षांश 0 से 90 डिग्री होता जाता है। तो भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है उसको केप कोमरिन बोलते हैं। केप कोमरिन याद रख लीजिए, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु केप कोमरिन होता है, और पूरे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट या प्लिगमियन पॉइंट बोलते हैं, जो ग्रेट निकोबार पर अवस्थित है। तो यहाँ पे क्या स्थिति है? 8 डिग्री 4 मिनट। 4 मिनट को कैसे लिखते हैं? 4 लिखेंगे और ये ऊपर बार का चिन्ह, और डिग्री ये सब तो आप लोग थोड़ा सा कॉमन चीज़ें जानते रहिएगा, वहाँ गलती मत करिएगा मेंस के दौरान और ये पीटी के दौरान। अगर ये साउथ लिखा है या ईस्ट लिखा है या वेस्ट लिखा है गलत होगा। हमेशा ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक होगा। इसका देशांतरी विस्तार अर्थात इस तरफ विस्तार पूरा पश्चिम। देशांतरी विस्तार क्या होता है? हमेशा क्या होता है? ये 68 डिग्री 4 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व की होती है। अर्थात यहाँ से ये गुजरात का कच्छ वाला क्षेत्र है और ये किबूथी वाला क्षेत्र है। तो ये याद रखना है, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतरी विस्तार। अब कभी कभी क्वेश्चन में ये आ जाता है कि सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है और सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है भारत का। याद रखना है, प्रायद्वीपीय भारत में सिर्फ भारत की मुख्य भूमि आएगी, और जबकि भारत में भारत के द्वीपीय क्षेत्र, सबसे दक्षिण द्वीपीय क्षेत्र कौन आएगा? अंडमान निकोबार द्वीप का ग्रेट निकोबार क्षेत्र, जो निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है अंडमान निकोबार में। तो सबसे पूरब में जो लद्दाख में अवस्थित है इसको इंदिरा कौल बोलते हैं। इंदिरा कौल याद रखना है, क्या बोलते हैं? इंदिरा कौल। और ये कहाँ पे अवस्थित है? पहले की किताबों में अगर देखेंगे तो जम्मू कश्मीर लिखा रहेगा, लेकिन आप लोगों को पता है कि 31 अक्टूबर 2019 से धारा आर्टिकल 370, धारा लोग बोलते हैं, धारा शब्द हमारे संविधान के लिए प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि आर्टिकल या अनुच्छेद प्रयोग। अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया और जम्मू तत्कालीन जो पूर्व में था जम्मू कश्मीर स्टेट, उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया। तो जो इंदिरा काल अभी अवस्थिति है वो वर्तमान लद्दाख यूटी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश में है।
तो सबसे उत्तरी बिंदु क्या है भारत का? इंदिरा कॉल। सबसे दक्षिणी बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है, इसे पिग्मलियन पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। और यह ग्रेट निकोबार द्वीप में है। ग्रेट निकोबार किसका हिस्सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निकोबार जो द्वीप समूह है उसका सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है यह है इंदिरा पॉइंट। इसे पहले इसको पिग्मलियन पॉइंट बोलते थे, आजकल इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। और 2004 में जो बृहद सुनामी आई थी, बहुत भयंकर सुनामी, उसके बाद ये सागर में डूब गया है। तो ये इतनी बात आप लोग को चाहे तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और रिवीजन इज की ऑफ सक्सेस, बार बार रिवाइज करते रहिए। आप लोग इस बात से निश्चिंत रहिए कि आप लोग का मैप सेक्शन से कोई आने वाला क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसको भी मैं थोड़ा थोड़ा करके कराऊंगा। अब सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जिसको बोलते हैं किबूथी, आप लोगों को दिख रहा है किबूथी। किबूथी कहाँ है? वर्तमान अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के किबूथी नामक स्थान को सबसे पूर्वी बिंदु माना जाता है। और सबसे पश्चिमी बिंदु को गुहार मोती या गौरी माता, कुछ विद्वान उसको गुहार मोती बोलते हैं और कुछ गौरी माता बोलते हैं। तो जो भी आए, गुहार मोती आए या गौरी माता, दोनों एक ही स्थान के नाम है। और ये कहाँ पर अवस्थित है? गुजरात के कच्छ जिला में। अगर इंडिया का मैप में अगर इन सब चीज़ों को देखा जाए तो देखें कहाँ पर अवस्थित है, मैप में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर है सबसे उत्तरी बिंदु और यहाँ पे सबसे दक्षिणी बिंदु और यहाँ पे सबसे पूर्वी बिंदु किबूथी और ये गौरी माता कच्छ वाला, ये सबसे पश्चिमी बिंदु है। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल। सबसे उत्तरी बिंदु क्या है भारत का? इंदिरा कॉल। सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, ठीक है। और सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? किबूथी, अरुणाचल प्रदेश में है। ये ईस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, नीचे साउथ, और ये वेस्ट। और यहाँ पर किबीथू है, सॉरी गौरी माता, और यहाँ पर किबीथू। और जब कभी कभी क्वेश्चन आता है कि प्रायद्वीपीय भारत, सब एक बात याद है, आप जब प्रीलिम्स एग्जाम देते हैं तो आपके नॉलेज का परीक्षण नहीं है, आपके प्रेजेंट ऑफ माइंड का भी परीक्षण है। तो जब ये प्रीलिम्स पढ़िए, एक एक लाइन को अच्छे से पढ़िए और उसका चिंतन करते रहिए, हर शब्द का मतलब क्या है। अगर प्रायद्वीपीय भारत की बात कर रहा है तो सबसे दक्षिणतम मुन केप, उसका नाम है केप कॉमरिन। क्या नाम है? केप कॉमरिन। ये प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। अब पूरा भारत जैसे द्वीपीय क्षेत्र यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये अंतर आप लोग समझ गए। अक्षांशीय विस्तार यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये दोनों की याद रखना है। अक्षांशीय विस्तार कितना है? और सबसे उत्तरी बिंदु को क्या बोलते हैं? सबसे दक्षिणी बिंदु को। तो आप लोग याद बताइए कि भारत की अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध या उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है। इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी। और देशांतरी विस्तार कितना है? देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। और हमेशा ईस्ट इधर होता है, और सॉरी ईस्ट इधर होगा और वेस्ट इधर होगा, नॉर्थ इधर होगा और ये साउथ इधर होगा। इस चीज़ को बहुत गौर से याद कर लीजिए। और मैप में ये जब इन जितनी चीज़ों का इनको इंडिकेट कर लीजिए और बार बार रिवाइज। अगर लगे कि आप लोग को दिमाग में कुछ बातें नहीं रख सकते हैं तो उसे नोट डाउन भी करते जाइए। नोट डाउन इसलिए करते रहिए क्योंकि रिवीजन के पढ़ने से सिर्फ नहीं होता, बार बार इसे रिकॉल करिए, याद हो जाएगा, स्मृति में आ जाएगा। अच्छा, अब आकार, भारत के आकार और विस्तार की बात करते हैं। भारत का जो आकार है प्रायद्वीपीय आकार का है, जैसा पहले भी बात कर चुके हैं, प्रायद्वीपीय। और यहाँ पर अत्यधिक प्राकृतिक विविधता है।
भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना? ये इसलिए मजाक के लिए नहीं पढ़ा जा रहा, ये सब क्वेश्चन डायरेक्टली आए हैं यूपीपी से। उसमें अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आया है। अगर यहाँ पर एक अंक डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो आप लोग क्वेश्चन हल करने की अवस्था में नहीं आएंगे। तो कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किमी। और ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? लगभग कुल क्षेत्रफल का 2.4%। एक चीज और यहाँ पर याद रख लीजिए कि भारत का जो जनसंख्या है वो कितनी है? लगभग 121 करोड़। 2011 की जनगणना, 2021 की जनगणना अभी हो नहीं पाई कोरोना के कारण। अब देखिए वो जनगणना होगी और जनगणना संबंधित जो बिंदु हम लोग पढ़ेंगे उससे और दे तो 121 करोड़ लगभग है। ठीक है, तो ये 17 दुनिया के 17.5% जनसंख्या है। हमारे पास जमीन कितना है? हमारे पास हमारे हिस्से में जमीन है 2%। तो इस बात से आप लोग समझ सकते हैं कितने हमारे पास जन दमाव है। और ये क्षेत्रफल के आधार पर 7वां बड़ा राष्ट्र है, 7वां बड़ा राष्ट्र है। तो आप लोग के लिए होमवर्क है। होमवर्क क्या है? आप लोग को जानकारी होनी चाहिए कि भारत से बड़े 6 राज्य कौन हैं और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राष्ट्र कौन सा है? तो उसको आजकल युद्ध में है। कभी उसे यूएसएसआर बोलते थे, आजकल विकटित रूप में शीत युद्ध के बाद उसे रसिया बोलते हैं। उसके बाद आप क्रम लगा के अपने आप को नोट डाउन करिए और कमेंट सेक्शन में बताना है भारत से बड़े जो 6 राज्य हैं क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, उसको बताना है। और जनसंख्या में भारत दूसरे स्थान पे है, सेकंड। तो भारत से ज़्यादा जनसंख्या कितनी होगी ये तो हर एक नागरिक को, हर एक आम व्यक्ति को पता है। आप लोग भी कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। उत्तर दक्षिण का अधिकतम विस्तार कितना है? अर्थात मान लीजिए ये मैप है भारत का। मान लीजिए, भारत लग नहीं रहा लेकिन आप लोग मान लीजिए। तो ये उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है? उत्तर दक्षिण विस्तार है 3,214 किलोमीटर। और पूरब अर्थात पूरब यहाँ से यहाँ, पूरब पश्चिम विस्तार कितना है? ये 2,933 किलोमीटर। ये सब याद होना चाहिए आप लोग को। क्लास लेने का पर्पज़ ये है कि अगर आप स्टेट पीसीएस के एग्जाम दे रहे हैं तो ये सब क्वेश्चन आते हुए क्वेश्चन, जो पढ़ाए हुए क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। और उससे सही करने के लिए आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। भारत की तटरेखा की लंबाई कुल कितनी है? एक बार याद रखना है, तटरेखा की जो लंबाई हो जा रही, मुख्य भूमि और द्वीप दोनों शामिल हैं। अर्थात जो प्रायद्वीपीय भारत का ये हिस्सा और ये अंडमान निकोबार, यहाँ पर लक्षद्वीप, ये भी शामिल है। कुल कितना है? 7,005 सॉरी जो है ये इसमें मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा सा। 7,000 7,517 है। ये गलत है। 7,517 किलोमीटर ये है। अब इसका लाभ क्या है? जब हम हिंद महासागर, इंडो पैसिफिक की बात करते हैं तो कहीं न कहीं भारत की अवस्थिति इसे लाभदायक बनाती है। भारत हिंद महासागर के मुहाने पर स्थित एक विशाल राष्ट्र है, जिसके कारण हिंद महासागर में वो सुरक्षा प्रदाता भी है और उस पर उपस्थित संसाधनों और व्यापार पर उसका एक विशेष नियंत्रण भी होना चाहिए अगर वो महाशक्ति बनना है। उसकी एक बड़ी वजह क्या है? भारत की विशाल तटरेखा जो उसे अपार संभावनाएं प्रदान करती हैं। तो यहाँ पर एक प्रिंटिंग मिस्टेक था। तो भारतीय तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? मुख्य भूमि और द्वीप दोनों शामिल है। ये भी यार 7,517 किलोमीटर। ठीक है। कंसेप्ट आर्ट में हम लोगों ने कर्क रेखा देखा था, 23.5 अंश नॉर्थ को कर्क रेखा बोलते हैं।
तो कर्क रेखा कहाँ से गुजरता है, ये सब देखते हैं हम लोग। ये सब याद होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन आए हैं, इसलिए याद होना चाहिए आप लोग को। अच्छा, मैप में जो जो प्रॉब्लम हो रही है, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप लोग अपने टेबल पर रखिए और मैप को, और जो जो इंडिकेट कराया जा रहा है आउटलाइन मैप मार्केट से ले लीजिए और उसको आप लोग क्या करते जाइए, इंडिकेट करते जाइए। अच्छा, ये आप लोग को जो ये पूरा पीपीटी है, इसको पीडीएफ फॉर्म में हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, और इसमें कुछ हम लोग साहित्यिक लैंग्वेज अर्थात लिखित भाषा में भी देंगे। हालांकि परिचय में तो कुछ ऐसा कुछ लिखने का है नहीं, लेकिन अगले क्लास जो होगा हिमालय क्षेत्र, उसमें हम लोग इसके साथ साथ कुछ साहित्यिक भाषा में अर्थात जो आप लोग विस्तारित लैंग्वेज में लिखते हैं उसको भी हम प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आपके एग्ज़ाम की तैयारी सतत रूप से चलती रहे, ऐसा न लगे कि आप लोग के साथ अन्याय हो रहा है। अब आप लोग को क्या करना है, कमर बांध के एग्ज़ाम की तैयारी करते रहना है। तो हम लोग देखते हैं, कर्क रेखा की बात करें। कर्क रेखा किसे कहते हैं? कर्क रेखा जो होता है, कर्क रेखा हम लोगों ने कंसेप्ट, अगर आप लोगों को कर्क रेखा ये सब अक्षांश देशांतर मकर रेखा संबंधित कोई भी कंसेप्ट में दिक्कत है तो आप कंसेप्ट की पहली क्लास जाके देख। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। तो भारत में कर्क रेखा कहाँ जाती है, अभी सिर्फ हम भारत के बाद, जब हम लोग वर्ल्ड मैप करेंगे तो वर्ल्ड मैप के सेक्शन के दौरान देखेंगे कि कर्क रेखा कहाँ कहाँ से किन किन देशों से गुजरती है। तो भारत की, भारत का राजनीतिक मैप है अर्थात पॉलिटिकल मैप है। तो जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा को मैं खींच रहा हूँ, इसको देखिए कहाँ से जा रहा है। आप लोग को दिख रहा है या नहीं? ये कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा है। अगर आप लोग मैप के लिए एटलस, स्टूडेंट एटलस आता है, ऑक्सफोर्ड का ले लीजिए या किसी जो भी अच्छा हो, सब कुछ दिया उसमें इंडिकेट किया हो। तो ये कर्क रेखा हमारी है। कर्क रेखा कहाँ से जाती है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो पहला राज्य जो है गुजरात है, दूसरा राजस्थान, राजस्थान के जो सबसे दक्षिणी हिस्सा है इससे छूती हुई, जहाँ उदयपुर और उससे नीचे हिस्सों में। तो ये राजस्थान, दूसरा देखिए फर्स्ट, सेकंड राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, और ये चौथा क्या है, छत्तीसगढ़। क्या है, छत्तीसगढ़। और पांचवा क्या है, झारखंड। और छठा क्या है, वेस्ट बंगाल। और सातवां क्या है, त्रिपुरा। और आठवां मिजोरम। तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? पहली बात तो स्टेट बीसीएस में पूछता है संख्या कितने राज्यों से गुजरती है। तो आज के बाद ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, 8 राज्यों से। और क्रम लगाने के आता है, कभी कभी कहता है पूरब से पश्चिम लगाइए, कभी कभी कहता है पश्चिम से पूरब लगाइए। तो आप लोग बताइए, पश्चिम से पूरब बताइए। सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर कौन आएगा, वेस्ट बंगाल। उसके बाद बांग्लादेश के बाद फिर से हमारी सीमा चालू होती है त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद फिर से अगला जो राष्ट्र है, राज्य है, उसे मिजोरम। तो कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, पहला ये। और जब हम यूपीएससी अर्थात संघ लोक सेवा आयोग के लेवल के आते हैं तो क्रम पूछता है कभी कभी, इसे अर्थात वेस्ट अच्छा पश्चिम से या पूरब से। जब पूरब से लगाएगा तो इसीलिए कहा गया है क्वेश्चन करने में जल्दबाजी मत दिखाइए। एक जल्दबाजी के चक्कर में आपका एक क्वेश्चन का मतलब है आप लोग हजारों लोग से पीछे हो जाएंगे। एक क्वेश्चन का बहुत मायने रखता है। तो ज़्यादातर लोग जो होते हैं धैर्य से नहीं क्वेश्चन पढ़ते हैं, वो प्रीलिम फेल
करने का कारण यही कहीं ना कहीं होता है। तो पूरब से इसको बताइए कैसे है। यहाँ पे त्रिपुरा, सॉरी मिजोरम सबसे पूरब, उसके बाद त्रिपुरा, फिर वेस्ट बंगाल, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर गुजरात। अब आज से इसको आउटलाइन मैप लीजिए राजनीतिक, इसमें जाके इसको खींचिए और उसको लिख लीजिए अगर आपको लिखने की जरूरत है। अगर आपके स्मृति बहुत अच्छी है, तीक्ष्ण है, तो आप लोग देख लीजिए, या फिर अगर आपको समय बर्बाद नहीं करना है तो आप लोग एक काम कर सकते हैं। लेकिन आप जितना समय जिस चीज़ को देंगे वो आपके उतने करीब होगी, इसलिए अगर आउटलाइन मैप बनाते हैं ठीक है, नहीं तो जाके उसी में आप खींच दीजिए अपना एटलस में। अब आगे क्या है, ये तो हो गया कर्क रेखा। अब इसी राजनीतिक मैप में हम लोग देखते हैं कि भारत के कितने, अभी वर्तमान में भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं बताइए। अगर आप लोग अगर करंट से कोरिलेट हैं और सिर्फ टाइम पास नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो वर्तमान में यहाँ दमन और दीव को एक केंद्र शासित प्रदेश मिला दिया गया है। उसके बाद से भारत के में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यूटीज। अब ये भी नाम पता भी होना चाहिए। अब ये तो मैं नहीं कराने जा रहा हूँ कौन सा यूटीज है कौन सा स्टेट है, इसको देख लीजिए। अगर नहीं प्रॉब्लम, अगर आप फिर भी प्रॉब्लम आ रही तो आप लोग कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। सबसे नवीन यूटीज जो है लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर, ये कब से यूटी के रूप में मान्यता प्राप्त की है, 31 अक्टूबर 2019। ये डेट भी याद रख लीजिए, कहीं ना कहीं हो सकता है पूछ लें, ठीक है। तो कितनी यूटी हैं, कितने राज्य हैं, उनकी राजधानियों का नाम भी याद रखिए। वैसे ये राजधानियों का नाम नहीं पूछता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है मेल करने वाला आता है, जो एक तरफ राज्य हो देगा एक तरफ यूटी दे देगा, तो पूर्वोत्तर के लोग नहीं, पूर्वोत्तर के राज्य और उनकी राजधानियों के नाम लोग नहीं जानते हैं। तो उसको अगर आप नहीं जानते हैं तो जानना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि आप लोग सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट हैं और आप लोगों को इन्हीं किसी न किसी इसी राज्य में एक कैडर के रूप में मिलेगा अगर आप संघ लोक सेवा से जाते हैं। अब आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई, इसको डिलीट कर दें जितना मैप सेक्शन में। तो अगर समझ में आ गया है ठीक है, नहीं तो फिर कमेंट सेक्शन में करिएगा, मैं फिर आगे आप लोग की समस्याओं का समाधान करूंगा। अब हम लोग का ये क्वेश्चन आता है, भारत के कौन कौन से तटीय राज्य हैं, कौन कौन से तटीय राज्य हैं। तटीय राज्य का मतलब कॉमन सेंस है, जो समुद्र के तट रेखा पर स्थित है। अगर हम पश्चिम से भी देखें और पूर्व से देखें, कहीं से भी शुरू करते हैं, हम लोग पश्चिम शुरू करते हैं, तो गुजरात इस तटीय रेखा से पहले मैं दो चीज़ें बता दें। ये भारत हिंद महासागर के उत्तर में भारत की स्थिति है, जिसमें से गुजरात साइड में अरेबियन सी है और इधर बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है। इसके अलावा यहाँ पर पाक जल संधि है, म्यांमार की खाड़ी है, ठीक है, श्रीलंका के पास, और यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पर लक्षद्वीप है। इनकी अवस्थिति को एक बार आप देख लीजिए मैप में। अगर नहीं समझ में आ रहा है, अभी जब हम द्वीपीय क्षेत्र, इसी आज ही की क्लास में जब द्वीपीय क्षेत्र की बात करेंगे तो इसको और अच्छे से हम डिटेल में बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग तटीय क्षेत्र देखें। पहला तटीय राज्य कौन सा है, पहला तटीय राज्य कौन सा है, गुजरात। दूसरा कौन सा है, दूसरा जो है राज्य की बात हो रही है, यूटीज की नहीं बात हो रही है, दूसरा है महाराष्ट्र। और ये जो छोटा सा है, जो पुर्तगालियों द्वारा हमें कब्जा करके यहाँ पर पुर्तगाली संस्कृति का बाद में विकास किया गया, जिसको अंततः 62 में पूर्णतः आज़ाद किया गया, ये है गोवा, जहाँ पे अभी चुनाव भी हो रहे हैं। और ये 4 कर्नाटका, ये अभी तो चर्चा में रहा हिजाब विवाद के कारण। और इसके बाद 5वां है केरला। ये है पश्चिमी अर्थात अरेबियन सी के तट पर अवस्थित राज्य, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग आ जाएंगे बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो यहाँ छठे में आ जाएगा, छठे राज्य के रूप में
ये तमिलनाडु, उसके ऊपर आंध्र प्रदेश, और उसके ऊपर उड़ीसा, और ये वेस्ट बंगाल, अर्थात 9 राज्य जो हैं तट से हैं। ठीक है। अब केंद्र शासित प्रदेश कितने तट पे हैं? देखिए, दमन, दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप, अब मिला के एक द्वीप बना दिया जाए। इनकी अवस्थिति कहाँ पे है? ये है दमन द्वीप। ये गुजरात का जो कच्छ वाला ये खंभात की खाड़ी है, कच्छ वाला जो क्षेत्र है, ये काठियावाड़ का क्षेत्र, इसके नीचे यहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड है, प्रायद्वीप है। यहाँ पर क्या है? दमन द्वीप। और इस गुजरात के सूरत क्षेत्र में आसपास, यहाँ पर इसके सूरत क्या नाम है, गुजरात के पूरे क्षेत्रों से घिरा हुआ, अर्थात चारों ओर इसके भू आबद्ध क्या है? जो विभिन्न चारों तरफ जिसके स्थल हो, जल न हो। तो गुजरात से भू आबद्ध एक है, उसका नाम है दादरा नगर हवेली। तो ये तट पे नहीं है और ये द्वीपी है। और एक बात और याद रखिए कि जो पुदुचेरी है, पुदुचेरी कहाँ पे अवस्थित है? 3 राज्यों में अवस्थित है, 4 छोटे छोटे स्थलों से मिलकर बना है। 4 क्यों बना? उसका एक इतिहास है कि फ्रांसीसियों का फ्रांसीसी जो थे पुदुचेरी पे आखिरी समय तक राज कर रहे थे अंग्रेजों के जाने के बाद। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट सेक्सेशन की साइन हुई, उसके बाद वो लोग सौंप के जा गए। तो पुदुचेरी कहाँ पे है? पुदुचेरी की अवस्थिति देखिए, उसके बाद हम और आगे बात करते हैं। इसको अगर आप लोग समझ गए हो तो हम इसको हटाएं। ठीक है। तो ये पुदुचेरी की अवस्थिति देख लीजिए, आप लोग अवस्थिति देख लीजिए। देखिए, पुदुचेरी याद रखना है, यमन की बात नहीं कर रहे हैं। यमन कहाँ पे है? यमन सोकोत्रा आइलैंड से और जो हम लोग पश्चिमी एशिया में देखते हैं, सऊदी अरब से नीचे एक राष्ट्र है यमन, यमन, उसकी बात नहीं हो रही है। हम बात कर रहे हैं यनम की। और मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, उसको गलत नहीं करना। ये है यनम, यमन की बात नहीं हो रही है। यनम जो पुदुचेरी का पहला हिस्सा है, आंध्र प्रदेश से भूआबद्ध है, इसका नाम क्या है? यनम। दूसरा है पुदुचेरी। ठीक है, पहले पांडिचेरी कहते हैं, अब इसका संशोधित नाम है पुदुचेरी। और इसके बाद यहीं पर ये तमिलनाडु में स्थित है। इसका तीसरा हिस्सा जो है कराईकल, क्या नाम है इसका? कराईकल। ये कहाँ पे अवस्थित है? ये भी अब कभी कभी इसको अवस्थिति क्रम लगाने भी आता है, ये भी याद रखना है। कभी कभी ये पूछ लेगा कि जो है यनम जो है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है कि अरब सागर में। तो आप लोग अगर एक बार देखे रहेंगे तो आप लोग को याद करने की जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में इमेज बना रहेगा किस तट पे है। यहाँ यनम हो गया आंध्र प्रदेश में, पुदुचेरी और कराईकल जो है तमिलनाडु में। इसके बाद माहे है, ये भी पुदुचेरी का हिस्सा है। ये फिर कहाँ पे है? केरला में है। ठीक है, केरला के उत्तरी भाग केरला में है। तो पुदुचेरी में पुदुचेरी जिसे पांडिचेरी भी आप नाम से जानते हैं, ये 4 क्षेत्रों से मिलकर बना है। पहला यनम, दूसरा क्या है? दूसरा है पुदुचेरी। अच्छा, आप लोग को बताना है, पुदुचेरी जो क्या है? यूटी है। ठीक है, यहाँ पे दिल्ली की तरफ चुनाव होता है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश होते हुए भी उसकी अपनी विधानसभा है। ठीक है, और यही अवस्थिति किसे दी गई है? वर्तमान यूटी जम्मू कश्मीर को। तो यहाँ का जो मुख्यमंत्री है इस समय कौन है, ये बताना है आप लोग को। कॉमन सा एक क्वेश्चन है आप लोगों को, जनरल नॉलेज का। कराईकल और माही। ठीक है, यनम कहाँ है?
आंध्र प्रदेश कहाँ है, आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा, नोट करना है आंध्र प्रदेश। अब पुदुचेरी कहाँ पे है, ये तमिलनाडु से भूआबद्ध है, तमिलनाडु, और ये किससे भूआबद्ध है, यनम आंध्र प्रदेश से। और कराईकल तमिलनाडु से भूआबद्ध है, ठीक है। भूआबद्ध का मतलब होता है जो स्थल से घिरा हुआ हो, जिससे तट पे जाने के लिए किसी न किसी क्षेत्र से गुजर कर उसकी सीमा रेखा पार करके ही तब। अब माहे कहाँ पे है, केरल में। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद हम देखते हैं नॉर्थ ईस्ट के राज्य देखेंगे और स्थलबद्ध राज्य देखेंगे। उसके बाद विभिन्न सीमावर्ती राज्य भी देखेंगे, ठीक है। अगर नोट डाउन कर लिए हो तो आगे चलते हैं। इन अभी जैसे हम लोगों ने देखा था, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, इतने 9 राज्य जो हैं तटीय राज्य हैं। और तट की जो है भारतीय तट की सीमा की लंबाई कितनी, 7,517 किलोमीटर। जब आप लोग IR पढ़ते होंगे तो एक टॉपिक आता है हिंद महासागर, उसका महत्व, भू राजनीतिक महत्व। और एक चीन की घेरे की नीति पढ़ते होंगे, अमेरिका, जब भारत अमेरिका पढ़ते होंगे तो इंडो पैसिफिक उसकी नीति पढ़ते होंगे। तो आजकल, और एक बात जान लीजिए, जो हिंद महासागर, यहाँ से व्यापार का, विश्व व्यापार का लगभग 80% व्यापार होता है। अब भारतीय व्यापार का 90% मात्रा में, अब मूल्य के संदर्भ में यह लगभग 65% आसपास, ये आंकड़ा थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है। तो मात्रा के भारतीय व्यापार का जो इस जल क्षेत्र से अर्थात जल परिवहन के माध्यम से जो व्यापार होता है, मात्रा के संदर्भ में 90 से 95%, और मूल्य के आधार पर 60 से 65% व्यापार होता है। व्यापार के लिए भी ये महत्वपूर्ण है हिंद महासागर। इसके लिए यहाँ पर ढेर सारे खनिज संसाधन हैं और दुर्लभ खनिज संसाधन हैं। इसके लिए ब्लू इकोनॉमी अर्थात मत्स्य और जल कृषि से संबंधित। इसके अलावा हमारे सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, मित्रवत संबंध और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। और चीन के बेल्ट एंड रोड इंस्टीट्यूट के कारण ये और ज़्यादा चर्चित हो जाता है, क्योंकि घेरे पल्स मोतियों की माला के द्वारा जो घेरने का प्रयास कर रहा है चीन, उसके कारण कहीं ना कहीं हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। चलिए, इतनी तो बात हो गई थोड़ा IR की। अब हम लोग बात करते हैं आगे अपने विषय की वस्तु की। तो देखिए भू आबद्ध राज्य क्या होता है। भू आबद्ध राज्य का मतलब इतना ही है कि जो इसकी सीमाएं तटरेखा से नहीं। तो ये याद रखना है, कुछ लोग मिस्टेक करते हैं। तेलंगाना जो है 2014 में जिसका निर्माण किया गया, वो भी भू आबद्ध राज्य है। छत्तीसगढ़ 2000 में इसका निर्माण किया गया, ये भू आबद्ध राज्य है। मध्य प्रदेश तो पूर्णतः भू आबद्ध है। झारखंड भू आबद्ध, बिहार, झारखंड भू आबद्ध, उत्तर प्रदेश अर्थात हमारा राज्य, और राजस्थान भी भू आबद्ध है, ठीक है। इसके अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये भी भू आबद्ध है। सिक्किम भी भू आबद्ध है। नॉर्थ ईस्ट के सारे लगभग पूरे, अरुणाचल प्रदेश भी, असम भी, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम और मेघालय, ये त्रिपुरा, सारे भू आबद्ध हैं। भू आबद्ध होने के कारण यहाँ पर अर्थात हमारे पूर्वोत्तर के जो क्षेत्र है उस पर विभिन्न प्रकार के सामग्रियों को पहचानने में हमें या तो वायु परिवहन के द्वारा इसे सामग्री पहुंचा सकते हैं, या फिर स्थल, ये चिकन नेक है जहाँ सिक्किम के नीचे ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, चिकन नेक जिसे संज्ञा देते हैं, उससे जाना पड़ता है। और हम पहले यहाँ आए, फिर ये इतना लंबा चक्कर मार के फिर यहाँ पर विभिन्न राज्यों में खाद्य सामग्री, रसद, तेल, खाद्यान्न जो भी पहुँचाना है वो पहुँचाना पड़ता है।
उसके लिए भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम प्रयास कर रहे हैं। और एक बार जान लीजिए, अगर आप IR को समझना है तो अभी से कमर कस लीजिए। अगर मैपिंग सेक्शन आप पे पकड़ रहेगी तो IR के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मुद्दों को देखना है और विश्लेषण में आपका मदद कौन करेगा? मैप। ठीक है, तो उसके लिए हम बांग्लादेश से ट्रांजिशन के लिए समझौते कर रहे हैं। एक तो समुद्र मार्ग से, इसके विभिन्न मोगला और यहाँ पर म्यांमार में सितवे। इसके अलावा हम रेलगाड़ियों स्थल मार्ग से रेलवे संपर्क स्थापित करा रहे हैं जो बंद हो चुकी थी आज़ादी के बाद, उनको प्रारंभ करें, जैसे बंधन एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस, इन सबको। इसी प्रकार हम लोग जल परिवहन का उपयोग कर रहे हैं। तो ये सब हालांकि खैर आगे की बातें हैं, उसको बात करेंगे। पहले हम लोग अपने सेक्शन की बात करते हैं। याद रखिए हम लोग पूर्वोत्तर के राज्यों के साथ साथ हम लोग राजधानियों के नाम भी देख लेंगे। सिक्किम कब जुड़ा? याद रखिए कि संविधान संशोधन द्वारा जुड़ा। ये सब चीज़ें मैं इसलिए क्योंकि हर चीज़ एक दूसरे से इंटर कोरिलेट है। इंटर कोरिलेट करेंगे तो आपकी स्टडी क्या हो जाती है? आसान हो जाती है। आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, आप भारत के राज्यों को पुनर्गठन को रिकॉल कर सकते हैं, कब राज्य का दर्जा दिया गया, कब तक केंद्र शासित प्रदेश रहा है। हालांकि अब पहले दौर में नहीं है, जैसे पठन पाठन की प्रक्रिया में, जब रिवीजन की प्रक्रिया में दौर में आएंगे, अच्छा ये हमने पढ़ा था पॉलिटी में, अच्छा इसको हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो क्या होता है, आप जब इंटर कोरिलेट करते हैं तो आपसे विश्लेषण की क्षमता विकसित होती जाती है। तो सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। और असम की राजधानी दिसपुर है। गुवाहाटी बहुत लोग मार देते हैं, गुवाहाटी नहीं है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है, ठीक है। नागालैंड की कोहिमा है। ये क्रम भी याद होना चाहिए, कौन से राज्य कैसे हैं। मणिपुर की इम्फाल है। मीराबाई चानू की याद किया होगा आप लोगों ने, ओलंपिक अभी हुआ था, सिल्वर मेडल लेके आई थी हमारे देश के लिए, बहुत गर्व की बात है। अब मिजोरम की राजधानी आइजोल है और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, ठीक है। 7 सिस्टर और 1 ब्रदर्स, 1+7, 7 सिस्टर नाम देते हैं। जब 75 में सिक्किम हमारे भारत का एक राज्य बन गया तो इसे 1 ब्रदर्स। और यहाँ पर भारत की सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है और सबसे ज़्यादा निर्यातित विविधता भी पाई जाती है। और यहाँ पर विकास का आधारभूत संरचना को उतना विकास नहीं होने पाने के कारण यहाँ पर विकास की प्रक्रिया वो नहीं है जो हमारे मुख्य प्रायद्वीपीय भारत में है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ याद भी रखिएगा कि विभिन्न प्रकार के समझौते होते रहते हैं। जैसे क्या है, यहाँ पर एक समझौता हुआ था, अभी हाल में हुआ था, जो क्वेश्चन भी आया था वो हुआ था। यहाँ पे एक जनजाति पाई जाती है, क्या नाम है उसका? कोकराझार जिले में जनजाति पाई जाती है, उसका नाम नहीं याद आ रहा है। यहाँ पर एक समझौता हुआ है, बहुत पुराना मैटर है, राजीव गांधी जब थे तब से। तो जब तक आप इस मैप सेक्शन, कहने का अभिप्राय इतना है, अगर मैप सेक्शन अपना आपका तैयार है तो आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं। अगर मैप सेक्शन नहीं है तो इंटरनल सिक्योरिटी हो, IR हो, इन सबको समझने में आपको दांतों चने चबाना पड़ेगा, ठीक है। अब अच्छा अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि विभिन्न जो राज्य हैं वो पड़ोसी राज्यों से कौन कौन राज्य सीमा साझा करते हैं। तो भारत के पड़ोसी देश की सीमा रेखा संबद्ध भारतीय राज्य, ये क्वेश्चन आता रहता है। याद रखना है कि बांग्लादेश जो है, ये क्वेश्चन कई बार आया स्टेट पीसीएस में। भारत की जो स्थलीय सीमा होती है वो सबसे बड़ी स्थलीय सीमा अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा किस देश से मिलती है? तो पहला बांग्लादेश है। कभी कभी ये होता है, ये क्रम लगाने का आ जाता है, इसीलिए हमने लिस्ट के रूप में इसे प्रस्तुत कर दिया गया है। तो सबसे बड़ी सीमा रेखा क्या है? 4096 किलोमीटर की बांग्लादेश से है। उसके बाद 3488 किलोमीटर अभी भारत चीन का विवाद चल ही रहा है, अभी सुलझ नहीं पाया है। आप लोगों को याद होगा हॉट स्प्रिंग की बात, देप्सांग की बात, पोंगयांग की बात, वहाँ की घटना, बिहार रेजिमेंट के कितने हमारे वीर सपूत शहीद हो गए हैं।
तो वो IR की बातें हैं। जब IR सेक्शन हम लोग अगर देखेंगे, अगर आप लोग PT क्वालिफाई करेंगे तो हम लोग IR सेक्शन देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं सहयोग करेगा। अभी फिलहाल उसकी बात। तीसरा क्या है, पाकिस्तान से। पाकिस्तान से हमारी स्थलीय सीमा कितनी हो, 3,323 किलोमीटर। अभी इसके बाद क्रमबद्ध रूप से देखेंगे कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं। कभी क्या बात है चीन के सीमा से कौन कौन सा राज्य सीमा साझा कर रहा है, इनमें से कौन सा सीमा साझा नहीं करता, या कौन कौन सा साझा करता है इनमें से। क्रम 1 2 3 4, 1 2, इनमें से कोई नहीं, या 2 3, ऐसे करके आते रहते हैं। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन देखते रहेंगे तो आपको इस क्लास की वैल्यू पता चलती रहेगी। नेपाल के साथ हम सीमा साझा करते हैं। अभी लिम्पूधरा और लिपुलेख के संबंध में भी हम लोग का नेपाल से विवाद हो गया था, जो सुगौली की संधि 1816 की, उससे संबंधित कुछ प्रावधानों को लेके दोनों का अलग अलग समझ है, तो उन सब पे हम डिटेल पे अभी नहीं जाएंगे। नेपाल साथ हमारी कुल मिलाकर सीमा कितनी साझा करती है, 1751 किलोमीटर, ठीक है। म्यांमार के साथ 1643, 1643 किलोमीटर। अब भूटान के साथ 699 किलोमीटर, और अफगानिस्तान के साथ कितनी सीमा साझा करती है, 106। हालांकि जानते हैं नेपाल अफगानिस्तान से जो सीमा साझा करता है वो वर्तमान में भारत के कब्जे में नहीं है, बल्कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जैसे हमारे लद्दाख क्षेत्र में वर्तमान में जो 31 अक्टूबर से जो 2019 से UT बना दिया गया, तो ये जो क्षेत्र है तो लद्दाख के क्षेत्र में अवस्थित है, लेकिन अभी इस पर कब्जा क्या है, कब्जा है इस पर पाकिस्तान का। इस पर हम लोग जब इतना जान लीजिए कि कश्मीर एक बहुत जटिल मुद्दा है, जिसपे सबसे संवेदनशील विषय होने के कारण अभी पर विशेष प्रगति नहीं हुई है। स्ट्रेटजिक ब्लंडर भारत की वजह से आज वो हमारे पास नहीं है। 1948 में जब कबीलाई के रूप में पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर दिया, उस पर आक्रमण कर दिया, तो हमने न पूरे कबीलाई को भगाने के पहले ही UN में मैटर लेके चले गए। UN जानते हैं क्या होता है, UN क्या है, यूएनओ क्या है। अभी आप लोग पढ़ रहे होंगे न्यूज़पेपर, तो उसमें देख रहे हैं यूएनओ को। अगर मैं वीडियो के माध्यम से कह रहा हूँ, लेकिन मेरा दावा कहीं न कहीं सही है। यूएनओ क्या है, सिर्फ कमज़ोरों के लिए है। कमज़ोरों को धौंस दिखाते हैं और मजबूत लोगों के पक्ष में। रसिया के खिलाफ ले आए, वीटो ले लिया। अमेरिका जब हमला करता है इराक पे, तो कोई वीटो नहीं लेता है। तो ये सिर्फ जानते हैं मजबूत लोगों को मजबूत बनाए रखने वाली एक संस्था है। कोविड के समय WHO जिस प्रकार का फेल हो गया, ठीक है, और वर्तमान में यूक्रेन संकट में देख ही रहे हैं क्या कर रही यूएनओ। तो यूएनओ में सुधार के ये यूएनओ के समाप्त करने की बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसमें सुधार करने की चाहिए, और जो अविकसित देश है उनका प्रतिनिधित्व देना चाहिए, और उसमें वीटो की जो शक्तियां हैं उसे या तो समाप्त कर देनी चाहिए, या तो विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व को इस प्रकार समायोजित करने चाहिए ताकि शक्ति संतुलन बना रहे। तो सबसे लंबी सीमा रेखा किसकी है, बांग्लादेश की है। सबसे कम किसकी है, अफगानिस्तान की है, ठीक है। अब इसको हम लोग मैप में भी देखेंगे, पहले यहाँ देख लेते हैं। मैप में इसलिए देखेंगे कि मैप एक ऐसा चीज़ है जिससे क्या आपको स्मृति में बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़े। मैप को देखिए, और जैसे आप लोग तस्वीर को क्लिक करते हैं मोबाइल में, ऐसे ही स्मृति पटल पे आप क्लिक हो जाएगा, और वो जब भी आप आँख बंद करके रिकॉल करने की कोशिश करेंगे तो याद हो जाएगा। तो वेस्ट बंगाल देखिए, भारत, ये मान लीजिए ये वेस्ट बंगाल है, ये पश्चिम बंगाल है, ये सिक्किम है अपना, ये त्रिपुरा हो गया, ये मिजोरम हो गया, बाकी ये अरुणाचल प्रदेश, और ये क्या हो गया, ये भूटान। तो ये म्यांमार, बांग्लादेश है। इतना घूमी हुई सीमा है, जिसके कारण ये कितनी हो जाती है, 4096 किलोमीटर, ठीक है। सबसे पहले देखिए, वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम इससे सीमा साझा करता है। कौन सीमा साझा करता है, ये क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आप लोग मैप में आउटलाइन में कर लीजिए, या उसे जो एटलस देख रहे हैं उसमें देखिए। सबसे पहले देखेंगे वेस्ट बंगाल, आसाम,
मिजोरम क्रमबद्ध, कभी कभी पूछता है पूरब से, कभी कभी इधर से पश्चिम से पूछता है, ठीक है, जैसे पूछे वैसे। अब इसको हम लोग मैप में देखते हैं, मैप में ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि रट्टा नहीं मारना है हम लोग को। ये है अपना वेस्ट बंगाल, और ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश जानते हैं मुक्ति, वहाँ के जो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता की संज्ञा जैसे मुजीबुर रहमान, अभी जो पिछले साल उनके 100 वर्ष भी थी, जन्म जयंती थी। 1971 में भारतीय सेना के सहयोग से ये मुक्त हुआ था, ठीक है। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम। तो बांग्लादेश पहले इसे पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था, वर्तमान में क्या बोला जाता है इसे, बांग्लादेश, ठीक है। अब उसकी लड़ाई क्या है, पूरा IR सेक्शन जब पढ़ेंगे हम लोग तो देखेंगे, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल इसके सबसे पश्चिम में, यहाँ भी वेस्ट बंगाल, ये दार्जिलिंग वाला क्षेत्र है। सिक्किम कहीं नहीं टच हो रहा है, सिक्किम नहीं टच हो रहा है, इतना ध्यान देना है आप लोग को। ऐसा नहीं कि सिक्किम आ जाए नहीं झटके मार देना है, अच्छे से अभी देख लेना है, बार बार देखना है, और ये स्मृति पटल पे एकदम अंकित कर लेना है कि सिक्किम नहीं सीमा साझा करता। उसके बाद ये क्या है, आसाम का हिस्सा है, यहाँ पे थोड़ा सा ये आसाम का हिस्सा। उसके बाद ये पूरी सीमा रेखा किसकी, मेघालय की। फिर यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आसाम का हिस्सा आता है, यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा आसाम का हिस्सा आता है। उसके बाद ये त्रिपुरा का हिस्सा, ये त्रिपुरा है। उसके बाद फिर यहाँ से मिजोरम का हिस्सा, मिजोरम तक, अर्थात कौन कौन सा, अगर यहाँ पूर्व से चले मिजोरम, त्रिपुरा, असम, फिर मेघालय, फिर असम, फिर वेस्ट बंगाल, ये बांग्लादेश सीमा, सबसे लंबी सीमा रेखा इसी साझा करती है। और अगर आप लोग एक चीज़ और को रिलेट करना चाहते हैं तो आप लोग जाइए संविधान संशोधन का जो चैप्टर है उसमें देखिए, बांग्लादेश लैंड ट्रांसफ़र एग्रीमेंट तहत एक संवैधानिक संशोधन हुआ था। वो कौन सा संवैधानिक संशोधन था आप लोग को, इसलिए मैं बार बार क्वेश्चन पूछता रहता हूँ। इसका मतलब मैं यहाँ विद्वता अपना सिद्ध करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि ये है कि आप लोग इंटर कोरिलेट करते रहें सब्जेक्ट से। दूसरा कौन सा था, चीन था। चीन को हम लोग देखते हैं, चीन से हमारे देश की किन किन राज्यों की सीमा साझा होती है। बहुत लोग चीन से जब आता है गलत कर देते हैं। देखिए जो अभी बता रहे थे ये है, अभी चीन और भारत की जो सीमा रेखा के लेके मान्यताएं अलग अलग हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा सीमा विवाद की स्थिति जो है हमारी वर्तमान में, सबसे ज़्यादा तनाव की स्थिति चीन में। ये पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पर मध्य क्षेत्र, सॉरी इसको और अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ ये पूर्वी क्षेत्र, इसको यहाँ से यहाँ तक माना जाता है, अर्थात जहाँ तक लद्दाख सीमा है। उसके बाद ये मध्य क्षेत्र, इसको पूर्वी, इसको मध्य, और ये इसको सॉरी ये पश्चिमी क्षेत्र है। कभी कभी होता है कि आदमी भ्रम में आ जाता है, ये पूर्वी क्षेत्र है, ठीक है। तो भारत और चीन का दृष्टिकोण है, यहाँ पर अलग अलग सीमा रेखाओं के रूप में मानते हैं। तो भारत जो है अस्काई चीन को अपने हिस्से मानता है। अच्छा एक मैप दिखाते हैं, आप वर्तमान जम्मू कश्मीर की जो वास्तविक स्थिति है उसको देखिए। आप लोग को इसलिए दिखा दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग आगे जाके प्रशासक बनेंगे, इसलिए सामान्य जानकारी होनी ही चाहिए। कहाँ है नहीं क्या वो मैप? तो आप लोग को अगर जानकारी रहेगी तभी तो नीतियों में, मान लीजिए कि आप लोग को कभी इस मैटर पे काम करने का मौका मिले तो ऐसा ना हो कि आप लोग फिर से शुरुआत करें कि जम्मू कश्मीर के पूरा इतिहास पढ़ने लगे। अभी से तैयार रहिए। शायद वो मैप है नहीं, मैं जब हिमालय क्षेत्र पढ़ाऊँगा तो उस मैप को आपसे डिटेल में शेयर करूँगा। मैप है नहीं इसलिए उसे शेयर करना ज़्यादा ऐसे साहित्यिक लैंग्वेज में बात करना उचित नहीं होगा। तो चीन की जो सीमा रेखा है भारत से दूसरी सबसे बड़ी सीमा रेखा है। सबसे ज़्यादा विवाद का क्षेत्र जो है वो पश्चिमी क्षेत्र है, जहाँ पर अभी पर झड़प हुई थी
कोरोना के मध्य पीक टाइम पे, अर्थात गालवान क्षेत्र, ठीक है, जहाँ पर प्योंगयांग झील है, देपसांग है, जहाँ पर फिंगर 1 2 3 4 जो स्ट्रेटजिकल वे में है वो सब मैटर करते हैं। तो यहाँ पर भारत जो मानता है, भारत का मानना है कि चीन के साथ भारत की सीमा रेखा जो साझा करता है 3,488 किलोमीटर। अब भारत जब भी क्रम लगाने गए तो दूसरा है जो है सबसे बड़ी सीमा रेखा किससे साझा करता है, बांग्लादेश से। दूसरी सबसे बड़ी सीमा रेखा किसकी है, चीन की है, ठीक है। अब इससे कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, ये देखिए, पहले पूर्वी क्षेत्र में देखते हैं, यहाँ पे सिक्किम साझा करता है। अच्छा, ये डोकलाम विवाद से पहले ये यहाँ पर देपसांग के विवाद पहले यहाँ पर एक डोकलाम विवाद हुआ था। डोकलाम विवाद ये डोकलाम क्षेत्र है जो भूटान के क्षेत्र में है, लेकिन भारत और भूटान की एक संधि है जिसके तहत भारतीय सेनाएं वहाँ संरक्षण करती हैं, और ये हमारा चिकन नेक है, ठीक है, जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं। इसके द्वारा हम शेष पूर्वोत्तर से जुड़ते हैं। तो यहाँ पर वो कब्जा करना चाह रहा था, तो इसलिए भारतीय सेनाओं ने प्रतिक्रिया की। तो सिक्किम क्षेत्र में सीमा रेखा साझा करता है, उसके बाद भूटान का क्षेत्र आ जाता है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की एक लंबी सीमा रेखा। और अरुणाचल प्रदेश संदर्भ में एक चीज़ जान लीजिए कि चीन इसको दक्षिणी तिब्बत कहता है, ठीक है। अभी से थोड़ा जान लीजिए, IR में आप लोगों को सहयोग करेगा, ठीक है। तो भारत का दावा है कि भारत का एक संप्रभु क्षेत्र है, चीन के दावे अतार्किक और गैर जिम्मेदाराना है, ठीक है। और इसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश और ये सिक्किम में पूर्वी क्षेत्र में। और मध्य क्षेत्र में देखते हैं हम लोग कहाँ सीमा साझा कर रहा है, किन किन राज्यों से। 2 राज्य आप लोग को याद कर लिए होंगे, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। क्रम भी लगाने का आता है। उसके बाद सीमा कहाँ साझा कर रहा है, उसके बाद मध्य क्षेत्र, ये मध्य क्षेत्र है। मध्य क्षेत्र में उत्तराखंड से सीमा साझा कर रहा है, हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। पहले पुरानी किताबों में क्या लिखा होगा, जम्मू कश्मीर से साझा कर रहा है। लेकिन 31 अक्टूबर के बाद जब अनुच्छेद 370 समाप्त करके 2 यूटी में बांट दिया गया, तो 2 यूटी में क्या हो गया, लद्दाख हो गया। लद्दाख क्षेत्र वर्तमान चीन से सीमा साझा करता है। अगर जम्मू कश्मीर लिख के आ जाए तो आप लोगों को वो ऑप्शन गलत कर देना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों में जम्मू कश्मीर लिख के आया होगा, तो उसको समायोजित कर लीजिए कि उस समय वो क्या स्थिति थी, आज वो 2 पार्टों में बढ़ गया है। तो करंट से कोरिलेट रहना है। अगला जो राज्य है हम लोग का, क्या राज्य है, अगला है पाकिस्तान। पाकिस्तान की स्थिति, पाकिस्तान जानते हैं 3,323 किलोमीटर सीमा साझा करता है। और पाकिस्तान से लगे हुए कौन से राज्य हैं ये याद रखिए। और कभी कभी क्रम लगाने का आता है। क्रम लगाने क्यों आता है, क्योंकि आपका राष्ट्र है, उनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा और आंतरिक संप्रभुता बनाए रखना आप प्रशासकों का कार्य होगा। प्रशासन में रहने का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ आप नीतियाँ बनाएं। कभी कभी आप हो सकता है IPS बने, पंजाब एरिया मिल जाए आपको, JNK कैडर मिल जाए, ठीक है। तो सबसे पहली सीमा साझा रखता है ये है लद्दाख। आप लोग देखिए, मैप में देखिए, बिल्कुल याद करने की कोशिश नहीं करनी है, रटना बिल्कुल नहीं। पहले लद्दाख है, ठीक है, उसके बाद जम्मू कश्मीर, वर्तमान जम्मू कश्मीर जो केंद्रशासित प्रदेश के रूप में अवस्थित है। और एक चीज़ और याद रखिएगा आप, जम्मू कश्मीर जो है विधानसभा युक्त UT है, जैसे दिल्ली है, पुदुचेरी है, ठीक है। हालांकि अभी यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, अभी वहाँ पर परिसीमन का कार्य चल रहा है, ठीक है। उसके बाद पंजाब है, और उसके बाद राजस्थान है और गुजरात है। सबसे लंबी सीमा रेखा पंजाब से कौन राज्य सीमा साझा करता है, वो राजस्थान है, ठीक है। याद भी रखिए, ये भी क्वेश्चन आता है कि राजस्थान से सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता है। अच्छा, दक्षिण से उत्तर क्रम लगाइए पाकिस्तान की सीमा रेखा से, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, फिर लद्दाख। अच्छा, ये जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसका हिस्सा मैं दिखा रहा हूँ। जो अभी बात कर रहा था उसको मैं थोड़ा सा बताता हूँ। अगले यहाँ से ये देखिए, ये आस्काई चीन है, ठीक है, जिसको तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी के समय में कब्जा कर लिया गया था चीन द्वारा। आस्काई चीन बोलते हैं, ठीक है। जम्मू और लद्दाख का जो उस समय जम्मू कश्मीर रियासत है उसका हिस्सा
ये इतना चीन के पास है। यहाँ पर एक छोटा सा हिस्सा जो 63 में 1963 लिख लीजिए, 63 में क्या किया था, पाकिस्तान ने दान में किसे दे दिया था, भारत की ज़मीन को दान किसने दिया था, दान दिया था पाकिस्तान ने, किसको, चीन को। और ये गिलगिट बल्टिस्तान का हिस्सा है जो वर्तमान, अगर हम वर्तमान अवस्थिति के आधार पर भारत का जो दावे हैं, जो भारत के क्षेत्र है, ये लद्दाख में आता है। लेकिन ये भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर इसका नाम क्या है, गिलगिट बल्टिस्तान। यहाँ पे भी पाक का कब्जा है। और ये गुलाम कश्मीर जिसे हम बोलते हैं, ये किसके अधीन है, ये जम्मू कश्मीर का अधीन है। ये आप लोग अवस्थिति देख लीजिए कि इसको कैसे खरबूजे की तरह बांटा गया है जम्मू कश्मीर को। ठीक है, आज नहीं तो कल हम लोग को लेना है, लेकिन इसके लिए हम लोग कूटनीतिक माध्यम अपनाएं तो अच्छा होगा, किससे, जन और धन दोनों की कम हानि होगी। ठीक है, तो दक्षिण से गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब उत्तर से दक्षिण ये क्रम लगाना है। अगला जो राज्य है कौन सा है, नेपाल। नेपाल से वर्तमान में विवाद था लिम्पुधरा, लिपू लेक और काला पानी के लिए। अब वो काला पानी आप लोग जाके देखिए आईआर में। ठीक है, यहाँ पढ़ाने का सेक्शन समय वो नहीं है, जब हम लोग आईआर का सेक्शन देखेंगे तो देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो सीमा रेखा साझा करने वाला राज्य कौन सा है, उत्तराखंड। उसके बाद सीमा कौन साझा कर रहा है, अपना उत्तर प्रदेश। अपना उत्तर प्रदेश एकमात्र जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है देश से, वो नेपाल ही है। और नेपाल साथ हमारे मैत्री की संधि है, जिसके तहत यहाँ पर खुली सीमाएं हैं, जिसके कारण हम चाहे जब जा सकते हैं, उधर से भी लोग यहाँ आते हैं, खुली सीमाएं होने के कारण। इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान हैं। इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ते समय आप लोग पढ़ लेंगे जब पढ़ना होगा। उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार है, उसके बाद है पश्चिम बंगाल। ये ध्यान रखना है, ये लोग भूल जाते हैं। जो चिकन वाला हिस्सा है, अर्थात दार्जिलिंग क्षेत्र वाला, यहाँ पे आप लोग देखिए तो उसमें दार्जिलिंग लिखा होगा आपके मैप पे। तो दार्जिलिंग भी अर्थात पश्चिम बंगाल भी सीमा साझा करता है, और सिक्किम। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 स्टेट साझा करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो अगला राष्ट्र है जो भारत सीमा साझा करता है भौगोलिक और स्थलीय सीमा, भूटान है। भूटान से कौन कौन राज्य सीमा साझा करते हैं, पहला देखिए सिक्किम। दूसरा क्या है, ये चिकन नेक से साथ साझा कौन कर रहा है, पश्चिम बंगाल। उसके बाद कर रहा है ये आसाम का हिस्सा, और इधर से पूरब क्षेत्र में कर रहा है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसके बाद अब हम जो जम्मू कश्मीर को समझा रहे थे, क्यों समझा रहे थे, देखिए जो ये माकन गलियारा, इसे माकन गलियारा, अगर आप पूरा वर्ल्ड मैप देखेंगे तो अफगानिस्तान की स्थिति कुछ ऐसी है। ये पाकिस्तान यहाँ तक है, यहाँ तक, और ये अफगानिस्तान है। इधर क्या है, चीन है, इधर ताजिकिस्तान है। ठीक है, तो ये जो छोटे से कॉरिडोर की तरह एक संरचना बनी है, भौगोलिक संरचना जो राजनीतिक सीमा के रूप में, इसे माकन गलियारा बोलते हैं, माकन कॉरिडोर। ठीक है, माकन कॉरिडोर से भारत यहाँ जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर वर्ल्ड मैप देखिए या दक्षिण एशिया का मैप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि तो ये भारत के कौन से क्षेत्र से सीमा साझा कर रहा है, अफगानिस्तान सीमा साझा कर रहा है 106 किलोमीटर। ठीक है, लद्दाख राज्य और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से। लेकिन इस पे क्या होना है, पाकिस्तान का अवैध कब्जा होने के कारण आज हमें क्या है, पाकिस्तान से आज जब वहाँ पर तालिबान का कब्जा हो गया है, तो अफसोस की स्थिति है कि हमें अफगानिस्तान जाने के लिए पाकिस्तान से मानवीय सहायता के रूप में जो हम कई हज़ार टन, अभी 2-3 दिन पहले अगर राज्यसभा आप लोगों को टीवी देखना चाहिए, अगर आप लोग जब भी खाली हो गए मनोरंजन के लिए या फिर ऐसे ही देख लिया करें राज्यसभा टीवी, उससे क्या होता है आप अपडेट होते रहते हैं। राज्यसभा टीवी का आजकल नाम बदलकर संसद टीवी हो गया है, जिसमें लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का क्या हो गया है, मर्जर हो गया है। तो उनके कंटेंट अच्छे होते हैं, वो किसी राग और देश से मुक्त होकर काम करते हैं, और यूपीएससी और हम लोग जैसे स्टेट ऑफिसर्स की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट के लिए वो सबसे बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। तो ये माकन गलियारा से 106 किलोमीटर करता है। ठीक है, ये हो गया विभिन्न राष्ट्रों से भारत की स्थलीय सीमा। ठीक है, और म्यांमार हम भूल गए। अच्छा, म्यांमार तो बता नहीं भूल गया, म्यांमार में भी तख्ता पलट हो गया है। म्यांमार के साथ कितनी सीमा साझा करते हैं, नेपाल साथ 1751, म्यांमार साथ 1643। इसमें कौन कौन से राज्य हैं, ये क्रम याद रखिएगा,
सबसे कम किससे करते हैं, सबसे ज़्यादा किससे करते हैं, ठीक है। और कौन कौन राज्यों को इंडिकेट करते जाइए आप लोग। म्यांमार से देखिए कौन सीमा साझा कर रहे हैं। देखिए पहला तो अरुणाचल प्रदेश है, आप लोगों को मैप देखिए उसमें देखिए पहला क्या है, अरुणाचल प्रदेश इधर से कर रहा है, क्रम लगाना है आप लोग को। उसके बाद कौन कर रहा है। अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही है वीडियो पॉज करके 10-5 मिनट रिलैक्स होकर फिर देखिए, लेकिन ऐसा करिए कि इधर से आने वाले क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। अगर आप तैयारी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर लेकिन आप सिलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग को फोकस होना पड़ेगा। नागालैंड है, उसके बाद मणिपुर है, फिर मिजोरम है। याद रखना है कि त्रिपुरा नहीं सीमा साझा करता क्योंकि बांग्लादेश यहाँ तक आता है, ठीक है। और एक हमारा कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, वो आप लोगों का टास्क है। कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट क्या है, कुल मिला के कोलकाता से समुद्र, सड़क और नदी मार्ग द्वारा जोड़ने के प्रयास है, ठीक है। इसको पढ़िए, आप लोग के एक टास्क है। क्या है कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, सेतवे बंदरगाह क्या है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट कनेक्टिविटी को। अब ये तो हो गया है विभिन्न राष्ट्रों से सीमा साझा करने की बात हो जा रही है। चलिए अब हम लोग देखते हैं मानक समय रेखा की बात पहले भी की जा चुकी थी जब हम लोग कंसेप्ट आगे बात कर रहे हैं। मानक समय रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, तो भारत की मानक समय रेखा क्या है, 82.5 डिग्री ईस्ट। हमेशा याद रखिए कि अगर वेस्ट आ गया यहाँ पे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग पूरब में अवस्थित हैं, ठीक है। हम लोग क्या है, पूरब में अवस्थित हैं, किसके, प्राइम मेरिडियन लाइन के, जो ग्रीनविच में है, ठीक है। तो ये किन किन राज्यों से होकर गुजरता है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। और यह कर्क रेखा मकर रेखा एक दूसरे से किन राज्यों में इंटरसेक्ट अर्थात मिलती हैं या काटती हैं, ठीक है। तो इनको हम लोग देखते हैं मैप के माध्यम से। तो आप लोग अगर आप लोग एटलस खोले होंगे तो उसमें देखिए 82.5 डिग्री कहाँ दिखा रहा है, 82.5 डिग्री जो है 82.5 डिग्री देखिए आपको दिखा रहा होगा किन किन राज्यों से होकर गुजर रहा है, कुछ ऐसा होगा 82.5 डिग्री ईस्ट, जिसे मानक समय रेखा। एक आप लोग को बताइए, अगर आप लोग पहले जो कंसेप्ट टाल की क्लास थी उसमें पे जो 82.5 डिग्री ईस्ट थी, तो यह प्राइम मेरिडियन रेखा से कितने समय रेखा आगे है या पीछे है, ये बताना है आप लोग को। बताइए कितनी आगे है, 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। तो सबसे पहला राज्य जो होता है ये कहाँ से गुजरती है, ये गुजरती है वर्तमान प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद कहते हैं, नैनी से होकर गुजरती है। और ये इसलिए यहाँ से गुजरती है क्योंकि यहाँ से जो देशांतरी विस्तार है भारत का बृहद, दोनों के मध्य में है, जिसके कारण अगर हम यहाँ से यहाँ के समय अंतराल देखें तो लगभग 2 घंटे के अंतर्गत है। अगर मध्य को किसी मानक समय रेखा करते हैं तो जो आधिकारिक ऑफिस में कार्य होते हैं उनमें क्या होता है, समायोजन हो जाएगा। ये घंटा ये आगे रहेगा, 1 घंटा पीछे रहेगा। अर्थात जब यहाँ सूरज उगेगा अरुणाचल प्रदेश में तो उसके 2 घंटे बाद सूरज कहाँ उगेगा, क्या ना, गौरी माता में। गौरी माता जो कच्छ में सबसे पश्चिमी बिंदु है, ठीक है। तो इसके एक ही समय रेखा के लिए हम लोग उसको माने हैं जो मध्य में हो। तो ये पहले उत्तर प्रदेश में, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद उड़ीसा में। याद रखिए बच्चे कहाँ भूलते हैं, उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में भूल जाते हैं, उड़ीसा से गुजरती है कि नहीं। तो उड़ीसा भी है इसमें शामिल, ये कई बार क्वेश्चन आया है, आप लोग देखिए। और उसके बाद आंध्र प्रदेश में, ये तेलंगाना से नहीं गुजरती, याद रखना है, ठीक है। वही बच्चे भ्रम बस, इसीलिए से आउटलाइन में इंडिकेट करिए। अगर आप लोग के पास बहुत एग्जाम नज़दीक है, एग्जाम के बाद आउटलाइन में इंडिकेट करिएगा, वहीं पर आप मैप सेक्शन में इंडिकेट कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, मानक समय रेखा की बात कर रहे हैं। तो हम लोगों ने जो भारत का भौतिक विभाजन देखा था उसमें सबसे पहले हिमालयी क्षेत्र, प्रायद्वीपीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, और उसके अलावा हम लोग द्वीपीय क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र, इन सब की बात हम लोग क्रमबद्ध रूप में करेंगे।
उसी श्रृंखला में हम लोग पहला क्षेत्र जो है द्वीपीय क्षेत्र, क्योंकि द्वीप वो बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसीलिए एक अलग सेक्शन लेना मैं इसे मुनासिब नहीं समझता हूँ, तो इसीलिए द्वीपों की बात कर लेते हैं, कौन कौन से द्वीप हैं। तो जो मुख्य दो द्वीप हैं, जैसा पहले भी आप लोगों को बता दिया गया, जो मुख्य द्वीप हैं, एक तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, दूसरा क्या है, दूसरा है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है, लक्षद्वीप है अरेबियन सी में अवस्थित है, हिंद महासागर के अरेबियन सी में। और अंडमान कहाँ पर अवस्थित है, अंडमान बंगाल खाड़ी में। देखिए ये है हमारा, यहाँ से यहाँ तक पूरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। ये पहला लगभग 500 प्लस 576 माना जाता है कि आधिकारिक आंकड़ा जो है 576 द्वीपों, छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह बना है। और इसकी अवस्थिति कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। इसका विभाजन भी देखेंगे हम लोग। और यह लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप मुख्यतः हिंद महासागर अरब सागर में है, ठीक है। और ये केरला के पश्चिम में अवस्थित है, ठीक है। तो दोनों के बारे में क्रमबद्ध रूप में जानते हैं, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग किसके बारे में जानते हैं, सबसे पहले हम लोग जानते हैं, अच्छा, अंडमान के बारे में जानते हैं, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अच्छा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कैसे भारत में शामिल हुआ, इसका इतिहास तो आप लोग पढ़ते होंगे। कैसे आज़ाद हिंद फौज ने पहले से कब्जा कर लिया था, जब आज़ादी की लड़ाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में लड़ा गया। ये सब तो आप लोग को पता होगा, नहीं पता होगा तो हिस्ट्री वाले सर आपको पढ़ाएंगे अच्छे से, आप लोग तैयार रहिए। देखिए, सबसे पहले बात जो है, अंडमान निकोबार में जो प्राथमिक दो द्वीप समूह हैं, एक तो अंडमान, दूसरा निकोबार, ये द्वीपों की श्रृंखलाएं हैं। अगर ये मैप आप लोग को दिख रहा हो और नहीं भी दिख रहा है तो आप लोग एटलस खोलिए और अंडमान भारत के द्वीपीय क्षेत्र वाला एक चैप्टर होगा, उसमें खोलिए। देखिए, ये म्यांमार है, जो स्थलीय भाग दिख रहा है, ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल खाड़ी, ठीक है, बंगाल खाड़ी। और यहाँ पर एक आइलैंड है, कोको आइलैंड, ठीक है, इंडिकेट करते जाइए। कोको आइलैंड किस राष्ट्र के अधीन है, म्यांमार के अधीन। और इसके नीचे जो होगा कोको चैनल, कोको चैनल अंडरलाइन करिए। कोको आइलैंड अंडमान द्वीप समूह को किससे अलग करता है, कोको आइलैंड से। पहला इंडिकेशन लिख लीजिए या इंडिकेट कर लीजिए, कोको आइलैंड से अंडमान द्वीप समूह को अलग करने वाला जो चैनल है उसे कोको चैनल। अंडमान निकोबार में पहले कौन सा आइलैंड आएगा, नॉर्थ आइलैंड, फिर मिडिल आइलैंड, फिर साउथ आइलैंड, फिर लिटिल आइलैंड। तो क्रमबद्ध रूप से उत्तर से दक्षिण में कौन सबसे पहले है, अंडमान निकोबार द्वीप में। अंडमान की जो बात कर रहे हैं हम लोग, निकोबार की बात नहीं कर रहे हैं। अंडमान में सबसे नॉर्थ में जो है उसका नाम ही नॉर्थ आइलैंड है। और उसके बाद जो है छोटा सा है मिडिल आइलैंड, ठीक है, मिडिल आइलैंड। उसके बाद है साउथ आइलैंड और उसके बाद है लिटिल अंडमान, ठीक है। और उसके बाद छोटे छोटे द्वीप समूह, उनकी बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। उसके बाद है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल क्या है, 10 अक्षांश रेखा। जो एक अक्षांश रेखा जानते हैं, एक काल्पनिक रेखा होती है जो विषुवत रेखा से मापी गई कोणीय दूरी है, ठीक है। तो 10 डिग्री किसको अलग करता है, ये कई बार क्वेश्चन आया है। 10 डिग्री अंडमान को निकोबार से अलग करने वाली एक संरचना है, ठीक है। किससे, अंडमान को निकोबार से 10 डिग्री, ठीक है। उसके बाद निकोबार की बात कर रहे हैं। निकोबार में सबसे उत्तर में जो है कार निकोबार है, इंडिकेट करिए। उसके बाद क्या है, लिटिल निकोबार, उसके बाद ग्रेट निकोबार, ठीक है। इतना इंडिकेट कर लीजिए आप लोग।
अब एक चीज़ याद रखिए, जो भी क्रमबद्ध बता रहा है उसको कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को तैयार रहना है। अब अंडमान निकोबार की बात, छोटे छोटे आइलैंडों की बात कर देते हैं। देखिए जैसे हम लोग नॉर्थ अंडमान की बात कर ही रहे थे, नॉर्थ अंडमान सबसे उत्तर में है, उसके बाद क्या है मिडिल अंडमान, मिडिल अंडमान है, मिडिल अंडमान के बाद क्या है साउथ अंडमान है, साउथ अंडमान के बाद क्या है, देखिए क्या है यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप हैं, ठीक है। एक देखिए यहाँ पर मिडिल अंडमान के पूरब में एक होगा बैरन आइलैंड, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है यही बैरन आइलैंड पर अवस्थित है, तो इसलिए बैरन आइलैंड को याद रखिए। और देखेंगे स्टेटमेंट के रूप में यूपीएससी ने भी इसको पे क्वेश्चन पूछा है, और फैक्चुअल रूप में किसने, यूपी पीसीएस अन्य राज्य लोक सेवा आयोग ने भी पूछा है। यहाँ पर भारत सरकार की जो वर्तमान सरकार है, मोदी सरकार ने यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र और आज़ाद हिंद फौज के जो सैनिक थे उनके सम्मान में 3 आइलैंड का नाम ही बदला था। यहाँ पर देखिए एक हैवलॉक आइलैंड दिख रहा होगा आपको, इसका वर्तमान नाम बदल करके स्वराज आइलैंड कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद नील आइलैंड, उसके ही साउथ में, जस्ट साउथ में होगा नील आइलैंड, नील आइलैंड को वर्तमान नाम क्या है, शहीद, क्या नाम है, शहीद द्वीप या शहीद आइलैंड। उसके और नीचे आइए, अर्थात साउथ अंडमान के पश्चिम में, साउथ अंडमान के पश्चिम में रॉस आइलैंड है, रॉस आइलैंड का नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में उनका नाम क्या रख दिया गया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, ठीक है। उसके बाद नीचे एक रूटलैंड आइलैंड है, यहाँ पर जो हमारे डीआरडीओ ने है उसने टेस्टिंग के लिए एक मिसाइल टेस्टिंग परीक्षण केंद्र बनाने के लिए यहाँ पर जो पर्यावरण जल मंत्रालय, पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय उससे बातचीत कर रहा है, शायद ये हो गया है, ये आप लोग देख लीजिए, करंट से कोरिलेट है। और एक बात याद रखिए, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है, ये कभी कभी पूछता है उसकी राजधानी क्या है, आप लोग बताइए, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर किस आइलैंड पे है, तो याद रखिए वो साउथ आइलैंड पे है, ठीक है, साउथ अंडमान आइलैंड पे है, ठीक है। उसके बाद आइए डंकन पास, डंकन पास किससे अलग करता है, डंकन पास अलग करता है साउथ आइलैंड को लिटिल अंडमान से, ठीक है। अब याद रखिए, अब उसको रिवाइज कर रहे हैं, ये कोको स्ट्रेट कोको आइलैंड से अंडमान के नॉर्थ अंडमान आइलैंड से अलग करता है। उसके बाद नॉर्थ, बाद मिडिल अंडमान, फिर साउथ अंडमान, साउथ अंडमान पे ही पोर्ट ब्लेयर है। अब पोर्ट ब्लेयर ही पे काला पानी की सज़ा जब दी जाती थी हमें भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को, तो वहीं पर सिल्वर जेल है। और एक बार क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर आप हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं और आपका एरोप्लेन उतर रहा है ये पोर्ट ब्लेयर में, पोर्ट ब्लेयर में, तो पोर्ट ब्लेयर के तो आप किस हवाई अड्डे पर उतर रहे हैं, तो उसका नाम क्या है, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। याद रखिए, क्वेश्चन देखते रहिए। उसके बाद छोटे छोटे हैं ये बैरन आइलैंड, और यहाँ हैवलॉक का स्वराज, नील, नील का नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सॉरी नील का शहीद, और रॉस का नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद है डंकन पास, डंकन पास किसको अलग करने वाली संरचना है, तो साउथ अंडमान से अलग करेगी लिटिल अंडमान को, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, अब निकोबार को बात करते हैं, ठीक है, निकोबार की बात करते हैं, क्योंकि अभी अंडमान, तो सबसे पहले जो होता है, जो सबसे पहले, अर्थात सबसे दक्षिण में कौन सा अंडमान का कौन सा देखे हैं, कौन सा हिस्सा देखें हम लोग, उसका नाम क्या है बताइए, उसका नाम है लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान के बाद 10 डिग्री चैनल आता है। 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है,
अंडमान को निकोबार द्वीप समूह। 10 डिग्री चैनल के बाद, अर्थात 10 डिग्री चैनल के बाद, 10 डिग्री नॉर्थ के बाद आता है जो कार निकोबार आता है, जो निकोबार का सबसे उत्तरी आइलैंड है। उसके बाद आता है जो मेजर आइलैंड है, उसका नाम है लिटिल निकोबार। उसके बाद आएगा ग्रेट निकोबार। ये 3 मुख्य आइलैंड है इसके, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। और एक बात याद रखिए, हम लोग जब पढ़ रहे थे सबसे दक्षिणतम बिंदु भारत के, प्रायद्वीपीय भारत का नहीं, वो तो कैप कैमरिन हो जाते, पूरे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु था इंदिरा पॉइंट, इसे पिग्लिमियन पॉइंट भी बोलते हैं। इसी ग्रेट निकोबार पर स्थित था, जो 2004 की सुनामी के बाद वो समुद्र में डूब गया। तो आप लोग अब इंडिकेट कर लीजिए, वीडियो पॉज करिए, अगर नहीं आ रहा है तो उसे बार बार पीछे करके देखिए। तो निकोबार में क्या है, सबसे नॉर्थ में कार निकोबार, उसके बाद लिटिल निकोबार, उसके बाद ग्रेट निकोबार। ये हो गए अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात। उसके बाद अब हम लक्षद्वीप पे चलते हैं। लक्षद्वीप जो है, जानते हैं लक्षद्वीप निर्माण की बात करें तो लक्षद्वीप जो है प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है। प्रवाल द्वीपों से एक लंबी प्रक्रिया के द्वारा प्रवाल के रूप में ये एटाल द्वीप समूह है। ठीक है, तो लक्षद्वीप जो है आज़ादी के समय इसका नाम लकवा द्वीप थे, बाद में इसका नाम परिवर्तित कर लक्षद्वीप कर दिया गया। इसकी ये जानते हैं, ये द्वीप समूहों का एक संकेंद्रण है, जिसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा है, और इसकी राजधानी कवरत्ती है, याद होना चाहिए। और मुख्य लक्षद्वीप के लगभग सारे द्वीप और एक मेजर द्वीप है मिनिकॉय, इसको अलग करने वाली संरचना का नाम है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल जब भी पूछेंगे तो किसको अलग कर रहा है, मुख्य लक्षद्वीप को किससे अलग कर रहा है, मुख्य लक्षद्वीप को अलग कर रहा है, लक्षद्वीप का ही एक भाग है मिनिकॉय। ठीक है, और 10 डिग्री किसको अलग कर रहा था, अंडमान को निकोबार से। याद रखना है, यही सब क्वेश्चन आएगा और आप लोग गलत करके आ जाएंगे। और मिनिकॉय, और यहाँ पर देखिए एक छोटा सा हमारा पड़ोसी समुद्री राष्ट्र है जिसका नाम है मालदीव। नाम तो सुना ही होगा अगर आप लोग IR या करंट पढ़ रहेंगे। मालदीव, तो जो 8 डिग्री चैनल होता है वो मिनिकॉय को अलग करता है मालदीव से। याद रखिए, जब भी हम नीचे की तरफ और साउथ की तरफ जाएंगे तो डिग्री घटता जाएगा, क्योंकि हम विषुवत रेखा की ओर जा रहे हैं। ऊपर जाएंगे तो डिग्री बढ़ता जाएगा, क्योंकि हम पोल की तरफ जा रहे हैं। ये कॉमन सा सेंस है जो हम लोग फर्स्ट कंसेप्ट वाली क्लास में, ये तो मैप सेक्शन का पहला क्लास, कंसेप्ट प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए उसको। ठीक है, ये हो गया मेजर आइलैंड अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अब हम लोग बात करेंगे एक छोटे छोटे आइलैंड जो हैं, और ये 2 स्ट्रेट की बात कर लेते हैं। पाक जल संधि, कई बार एग्जाम में आता है पाक जल संधि, तो ऐसा हो वो लगता होगा पाक जल संधि, नाम तो पाक है, पाकिस्तान के आसपास होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भारत और श्रीलंका के मध्य अवस्थित है पाक जल संधि। ठीक है, पाक स्ट्रेट। ठीक है, जो कच्चा तीबू श्रीलंका को भारत के पंबन जो है, जहाँ पर धनुषकोडी है, अर्थात जिसे राम सेतु बोलते हैं, उससे अलग करने वाला जो जल संधि है उसका नाम बोलते हैं पाक जल संधि। और ये म्यांमार की खाड़ी है। अब केप कोमरिन की बात कर रहे थे, ये केप कोमरिन है। केप कोमरिन क्या है, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट। कहाँ पे है वो, ग्रेट निकोबार पे है। ठीक है, ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए आप लोग को। अब छोटे छोटे आइलैंड हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग इस क्लास को क्लोज करेंगे, फिर अगली क्लास में हम लोग देखेंगे हिमालयी क्षेत्र। तो हम लोग देखिए 8 डिग्री की बात कर रहे थे, मालदीव को अलग कर रहा है मिनिकॉय से, ये हम लोग देख चुके हैं। 9 डिग्री किसको अलग कर रहा है, मिनिकॉय को लक्षद्वीप से, ये भी हम लोग देख चुके हैं। अच्छा, एक बार क्वेश्चन ये आया था 6 डिग्री। 6 डिग्री UPSC में ये क्वेश्चन आया था, 6 डिग्री स्टेटमेंट ग्रुप में किससे किसको अलग करती है।
तो देखिए हम विषुवत रेखा की तरफ जा रहे हैं, विषुवत रेखा की तरफ जा रहे हैं तो डिग्री घटेगा। तो नीचे की तरफ देखिए अवस्थिति क्या है, भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल घटता जा रहा है, ठीक है, भारत। तो ग्रेट निकोबार से सुमात्रा, सुमात्रा किसका आइलैंड है, इंडोनेशिया का, ठीक है। ग्रेट निकोबार से सुमात्रा को अलग करने वाला जो चैनल है 6 डिग्री, ठीक है। और 10 डिग्री लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करने वाला, अर्थात अंडमान को निकोबार से अलग करने वाली संरचना। पाक जल संधि भारत श्रीलंका के बीच में, ये भी कोको स्ट्रेट किससे है, कोको द्वीप म्यांमार का और अंडमान सबसे नॉर्थ अंडमान को अलग करने वाला। ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल की बात कर लेते हैं, इंदिरा पॉइंट पे स्थित है, जो ग्रेट निकोबार को अलग करता है इंडोनेशियाई द्वीप समूह से, ठीक है। अब ये भी बात कर चुके हैं, इंडोनेशिया निकोबार, अंडमान और निकोबार जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है, लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। छोटे छोटे बातें आप लोगों से पहले से मैप सेक्शन में हो चुकी हैं। और श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा किस लिए प्रसिद्ध है, अगर आप लोग अगर विज्ञान और प्रौद्योगिकी पढ़ रहे होंगे, साइंस या करंट से आप लोग जुड़ाव रखे होंगे, सीरियस एस्पिरेंट होंगे, तो आप श्रीहरिकोटा से जानते होंगे, क्योंकि हमारे जो स्पेस यान जो PSLV GSLV से लॉन्च होता है विभिन्न प्रकार के उपग्रह, वो कहाँ से होता है, श्रीहरिकोटा से। इसका नाम क्या है, जो हमारा इसरो का अंतरिक्ष स्टेशन है श्रीहरिकोटा में, उसका नाम क्या है, सतीश धवन, सतीश धवन अंतरिक्ष प्रेक्षण नहीं केंद्र, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, ठीक है, श्रीहरिकोटा। और ये कहाँ पे है, सबकी अवस्थिति हम बता रहे हैं, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। पुलिकट झील, जब हम झील को मैप सेक्शन में देखेंगे तो पुलिकट झील कहाँ पे है, पुलिकट झील जो है जानते हैं कहाँ पे है, पुलिकट झील है आंध्रा और तमिलनाडु के बॉर्डर पे। अभी हम इसके दिखाएंगे कहाँ पे है। तो वहाँ ये क्या करता है, जो श्रीहरिकोटा आइलैंड है छोटा सा, इस पे हमारा क्या है, लॉन्च पैड है, किसका, इसरो का उपग्रह लॉन्च पैड है, ठीक है। आप लोगों को जानकारियाँ इकट्ठी करना है, उसे बार बार रिवाइज करना है। सतीश धवन है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और ये हो गया, यहाँ पर ये मान लीजिए आंध्रा है, ये तमिलनाडु यहाँ पे है, ये है। और ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ये पुलिकट झील के पास में है। पंबन द्वीप कहाँ है, पंबन द्वीप म्यांमार खाड़ी में है, पंबन द्वीप पे ही धनुषकोडी है। अगर आप लोग थोड़ा सा यात्रा उत्तरा में इंटरेस्ट रहते हो, ट्रेवलर हो, तो ये जानते हैं यहाँ पर श्री राम सेतु है। न्यूमूर द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में है, जो भारत बांग्लादेश के बीच में विवादित था, लेकिन अभी पर समझौता हो गया है, ठीक है। व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारे पास अग्नि मिसाइल है या फिर ब्रह्मोस मिसाइल है, तो उनका परीक्षण कहाँ होता है, इसी व्हीलर द्वीप पे। और हमारे मिसाइल मैन की संख्या किसे दी जाती है, हमारे जो भूतपूर्व, जिसे पीपुल प्रेसिडेंट अर्थात लोगों का राष्ट्रपति कहा जाता है, श्री अब्दुल कलाम साहब, जो आप नहीं रहे हैं, तो उन्हीं के नाम सम्मान में इसका नाम व्हीलर द्वीप का वर्तमान नाम क्या है, APJ अब्दुल कलाम। इस पर एक बहुत रोचक क्वेश्चन आया था UPSC में। यहाँ पे क्या होता है कि हर 10 मिनट पे क्या होता है, समुद्र 2 किलोमीटर पीछे हो जाता है, तो आप वहाँ पैदल चल सकते हैं, लेकिन हर 10 मिनट बाद फिर क्या होता है, समुद्र का पानी आता है, वो सुनामी की प्रक्रिया होती है, लहर जाती ही आती है, तो वहाँ पर, तो ऐसा ही क्वेश्चन इस स्टेटमेंट दे के पूछा था। ये उड़ीसा में है। माजुली द्वीप क्या है, ये जानते हैं समुद्र तट पे नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मपुत्र और उसके सहायक नदियों से बना हुआ एक नदी द्वीप है। इसे अब जिले का भी दर्जा दे दिया गया है, और यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप। अब सबको हम इंडिकेट करेंगे, श्रीहरिकोटा करेंगे, पंबन द्वीप करेंगे, न्यूमूर करेंगे, व्हीलर को करेंगे, माजुली को करेंगे, ठीक है। आप लोगों को मुझे आशा है कि आप लोगों को भारत के परिचय में ढेर सारी जानकारियाँ मिली होंगी। पहले तो लग रहा होगा ये फालतू क्लास है, लेकिन अब समझ में आ रहा होगा कि क्लास लेने के संदर्भ क्या था, मेरा मंतव्य क्या था। देखिए, ये है, हो गया आंध्र प्रदेश, ये हो गया तमिलनाडु। यहाँ पे ये जो बॉर्डर है, यहीं पर क्या है, श्रीहरिकोटा, क्या है, श्रीहरिकोटा। यहाँ पर आप लोग इंडिकेट कर लीजिए श्रीहरिकोटा। माजुली क्या है,
माजुली के बारे में जाके गूगल पे सर्च करिए, ठीक है, या यूट्यूब पे देखिए। माजुली क्या है, ब्रह्मपुत्र उसकी सहायक नदियों से जब कटान के द्वारा दो भागों में बट गई हैं नदियाँ और उसकी सहायक नदियों, तो एक द्वीप बन गया है बीच में छूटा हुआ क्षेत्र, तो उसी को माजुली। माजुली यहाँ पर असम में स्थित है। और क्या था, हाँ, और था एक व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप यहाँ पे है उड़ीसा में, ठीक है, जिसका वर्तमान नाम APJ अब्दुल कलाम है। व्हीलर द्वीप, न्यू मीर द्वीप यहाँ पे है, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के पास में, ठीक है। और कौन सा एक था, और ये पंबन बताना था, और कुछ बताना था आप लोग को। न्यू मीर, माजुली, श्रीहरिकोटा, न्यू मीर, पंबन, व्हीलर हो गया। पंबन द्वीप देख लीजिए आप लोग कहाँ हैं, पंबन द्वीप देख लीजिए। पंबन द्वीप जो है ये है, पंबन द्वीप यहाँ पे है, जो राम सेतु है, पाक स्टेट म्यांमार की खाड़ी में है। पाक स्टेट किसको जोड़ती है, अच्छा, पाक जल संधि जो है बंगाल खाड़ी को म्यांमार की खाड़ी से जोड़ती है, ठीक है। यहाँ पे म्यांमार की खाड़ी है, ओ सॉरी, मन्नार की खाड़ी, सॉरी कभी कभी होता है जुबान फिसल जाती है जल्दबाजी, तो इसे मन्नार खाड़ी है, ठीक है। और यहाँ पे एक मन्नार खाड़ी में एक अच्छा, आप करंट को अगर हम लोग इन्वायरमेंट सेक्शन भी चालू करने वाले हैं बहुत जल्दी, तो मन्नार खाड़ी में एक नया डेवलपमेंट हुआ है। तो यहाँ पर जो ड्यूडोंग जैसे समुद्री गाय कहा जाता है, उसका एक संरक्षण रिजर्व बनाया जा रहा है। तो ये हमारा ये पंबन द्वीप यहाँ पे है। तो आप लोग इतना धैर्य से इस वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि एटलस लीजिए, और उसके अलावा मार्केट से आउटलाइन मैप जिसमें खाली होता है, एक फिजिकल एक पॉलिटिकल, जैसी ज़रूरत है वहाँ पे फिजिकल दिखा है। इसके बाद हम लोग क्रमबद्ध रूप में बढ़ते रहेंगे, क्योंकि इसके बाद हम लोग को पढ़ना है हिमालयी क्षेत्र, प्रायद्वीपीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र। उसके अतिरिक्त हम लोग को देखना है अपवाद क्षेत्र देखना है, उसके विभिन्न प्रकार के बांध, और क्रमबद्ध रूप में हम मैप का सेक्शन चलाते रहेंगे, क्योंकि मैप के सेक्शन से क्वेश्चन आता रहता है। तो आज के लिए यहीं के लिए, आज की क्लास के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। विपेश जी, बंद नहीं हो रहा है मुझसे, देखिए कभी कभी इतना पसीना हो गया ना।